से स्पोर्ट्स इंजरीज और मेडिसिन की बुक ओपन कर लें भाई। ये देखें अब तक जो है हो रहे हैं टाइम से जो है ना ये करें ना, हमारा टाइम बच जाता है। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है जी स्पोर्ट्स इंजरीज और मेडिसिन। सबसे पहले हमें इंजरीज के बारे में जानना है कि इंजरीज कहते हैं किस चीज़ को है। इंजरीज का मतलब होता है किसी भी किस्म का डैमेज, किसी भी किस्म का लॉस, नुकसान। अगर इसकी ओवरऑल जनरल डेफिनेशन देखी जाए तो इंजरी का मतलब है किसी भी इंसान को फिजिकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, सोशल किसी भी हवाले से कोई नुकसान हो जाता है ना, तो उसको कहते हैं कि इस बंदे को इंजरी हो गई है। इवन के किसी की अगर हम कहते हैं कि मुआशी लिहाज से भी किसी का कोई नुकसान हो गया, बिजनेस में कोई लॉस आ गया, घाटा हो गया, कोई चोरी हो गई है, तो आम वर्डिंग में उसको जनरल ब्रॉडर टर्म में हम कहेंगे कि इसको इंजरी हो गई। लेकिन स्पोर्ट्स इंजरीज का जहाँ तक ताल्लुक है तो फिर इस लॉस को, इस डैमेज को हम स्पेसिफिक करते हैं, मखसूस करते हैं स्पोर्ट्स के साथ। और स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने से, स्पोर्ट्स या फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लेने से जो भी आपको डेफिनेटली फिजिकल उसमें लॉस आएगा, फिजिकल डैमेज होगा, ठीक है। और फिजिकल में आपकी हम अगर उसको मज़ीद स्पेसिफिक करें तो आपकी जो सॉफ्ट या हार्ड टिश्यूज़ हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ में मसल्स आ जाते हैं, हार्ड टिश्यूज़ में बोन्स आ जाती हैं। इनको अगर कोई थोड़ा-सा पार्शियली या फुली या बहुत ज़्यादा इसको शदीद नुकसान होता है या हल्का-फुल्का भी नुकसान होता है, तो इसको हम कहते हैं इन स्पोर्ट्स इंजरीज। आज के कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इस हवाले से। फर्स्ट ऑफ ऑल, फादर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन इन 5th सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी पहले 5वीं सदी ईस्वी में, ईस्वी तो इसको नहीं कहेंगे, बिफोर क्राइस्ट है, तो स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक इल्म वजूद में आया। क्योंकि गेम्स हमारी बहुत ज़्यादा कदीम अरसे से चल रही हैं और जो बंदा भी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेता है तो उसको डेफिनेटली कोई ना कोई इंजरीज का सामना होगा। फिर उनके लिए जो डॉक्टर मखसूस होते थे जो इनका इलाज करते थे, डॉक्टर ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। और इसी तरह से जिस बंदे ने सबसे पहले स्पोर्ट्स इंजरीज को आम बीमारियों से अलग किया, तो जिसने इसका नॉलेज दिया हमें स्पोर्ट्स मेडिसिन का, उसका नाम था हीरोडिकस। इसको आपने याद रख लेना, हीरो से याद रख लें इसको जैसे कैसे भी। द फर्स्ट टीम फिजिशियन इन 16th सेंचुरी, 16वीं सदी में फिर क्योंकि ये एक डार्क इरा था, डार्क इरा के बाद फिर 16th सेंचुरी थी। 16वीं सदी ईस्वी में डॉक्टर गैलन ये पहले टीम के साथ फिजिशियन भेजे जाने लगे कि भी टीम जहाँ पर खेलने के लिए जाती है उसको इंजरी का सामना होता है, तो उनके साथ एक डॉक्टर होना चाहिए, फिजिशियन। आजकल तो एक टीम पूरी जाती है डॉक्टर्स की, ठीक है, जिसमें सर्जन, फिजियोथेरापिस्ट, फिजिशियन वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग उसमें जाते हैं। तो उस वक्त सिर्फ एक फिजिशियन जाने लगे। जो पहली दफ़ा गए वो थे डॉक्टर गैलन। प्रोग्रेसिव रेजिस्टेंस एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज यूज्ड बाय माइलो ऑफ क्रीटोन। ये आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के चैप्टर में हमने बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा था। प्रोग्रेसिव माइलो, बछड़े से याद रखना है आपने, जो बैल के बछड़े को उठाता था और साल बाद या 2 साल बाद जब उस बच्चा जो था वो पूरा एक बैल बन चुका था, तब भी वो उसको आराम से उठा सकता था माइलो। ठीक, एक रेसलर था। और जी अब कुछ ठीक है, माइक तो पास ही है मेरे। हाँ जी, अब ठीक है आवाज़। ओके, तो वो कदीम ओलंपिक्स में पहले 3 ओलंपिक्स का वो रेसलिंग का चैंपियन भी रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 है,
द टर्म स्पोर्ट्स मेडिसिन वाज कॉइन्ड, सबसे पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन की जो टर्म थी वो किसने इस्तेमाल की थी, सॉरी कब इस्तेमाल हुई थी? ये 1928 ये हुई थी, ओलंपिक्स जो हुई थी 1928 की, ये सेंट मॉरिटिस, ये हुई थी 1928 की। ये सीरीज याद की हुई है आप लोगों ने, कहाँ पे हुई थी ओलंपिक्स 1928 वाली? जी, एम्स्टर्डम में, वो 12 वाली नहीं हुई थी? हाँ हाँ, वही, क्योंकि ये सेंट मॉरिटिस तो ये कोई ऐसा शहर है ही नहीं जिसमें कभी कोई हो ये ओलंपिक्स हुई हुई हो, तो बिल्कुल एम्स्टर्डम होगी, फिर उसके बाद फिर 32 वाली हुई थी। ठीक है, एम्स्टर्डम ज़रा इसको ठीक कर लें जी आप लोग। नई बुक है तो उससे देख लें, ये फिलहाल मैं पुरानी बुक से ही रीड कर रहा हूँ। जी, क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास स्टेटमेंट में सेंट मॉरिटिस लिखा हुआ है, तो ये एम्स्टर्डम आपके पास ऑप्शन में है या इस स्टेटमेंट में एम्स्टर्डम है? इसको ठीक कर लें, जो सिटी लिखा हुआ है, याद रख लें ओलंपिक्स गेम्स हमेशा सिटी को अवार्ड की जाती है, शहरों के नाम से होती हैं, कंट्री के नेम से नहीं होती। तो वो एम्स्टर्डम ठीक कर लें। ओके जी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 और 6 स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन लिखी हुई है, रीड आउट हम करते हैं। द ब्रांच कंसर्न विद फिजिकल फिटनेस एंड विद द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ इंजरी, सबसे पहले को फिजिकल फिटनेस का मुताला करती है या उससे रिलेटेड है, इंजरीज का इलाज करती है, इंजरीज से बचाव, और अगर इंजरीज से कुछ बेकायदगियाँ या डिसऑर्डर्स हो गए हैं तो उससे रिलेटेड जो नॉलेज है हमारा वो स्पोर्ट्स मेडिसिन का कहलाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन है, इनको याद कर लें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आए। ये स्पोर्ट्स मेडिसिन की डेफिनेशन नहीं है, बल्कि ये स्पोर्ट्स थेरापी की डेफिनेशन है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, आर्ट एंड साइंस याद रख लें ऊपर, जो स्पोर्ट्स मेडिसिन है ना वो है इल्म, और इल्म को हम कहते हैं साइंस। अच्छा, अब थेरापी जो है वो एक आर्ट है, नॉलेज भी है और एक आर्ट भी है, तो सिर्फ आर्ट का फ़र्क है, बाकी सारा कुछ वही है। Art and science deals with the remedial agents or method to prevent injuries and return injured or ill athlete back to the sport। वो कहते हैं कि बीमार इंजरी से बचाव, और अगर इंजरी हो गई है तो उसको ठीक करने के मुख्तलिफ तरीके, और जो इंजर्ड एथलीट है उसको स्पोर्ट्स की तरफ वापस लाने का जो एक आर्ट और साइंस है उसको हम कहते हैं थेरापी। ठीक है, थेरापी चूँकि एक फिजिकल मूवमेंट्स होती हैं, मुख्तलिफ किस्म के मसाज मूवमेंट्स करवाई जाती हैं, तो ये एक आर्ट है, फन है। ठीक है, तो इसका ज़रा आपने ख्याल करना है कि ये नहीं कि आपने बिना सोचे समझे स्पोर्ट्स मेडिसिन पे आप टिक कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 है जी, फिजिकल एक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज मूविंग और यूजिंग द बॉडी एंड इट्स इंक्लूड्स न्यूमरस फॉर्म ऑफ एक्टिविटी। ठीक है, कि अपने जिस्म को इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ हरकत करना, इसको हम कहते हैं जी फिजिकल एक्टिविटी, जिस्मानी सरगर्मियाँ। क्वेश्चन नंबर 10 है, 8 हमने पढ़ा नहीं है? ओके जी, दोबारा पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्पोर्ट्स इंजरी में बी डिफाइंड एज डैमेज। हाँ, अब देखें इंजरी की दोबारा से डेफिनेशन आ गई है, जो स्टार्ट में मैंने बताई थी कि आपकी टिश्यूज़ को कोई भी एक डैमेज हो जाता है, दैट अकर एज अ रिजल्ट ऑफ स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज।
खेलों में हिस्सा लेते वक्त आपके जो सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं या हार्ड टिश्यूज़ हैं, उनको कोई डैमेज हो जाता है तो इसको हम कहते हैं स्पोर्ट्स इंजरीज इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, एपिडेमालॉजी। एपिडेमिक्स का आपने नाम सुना होगा। तो इसको ज़रा थोड़ा सा इसकी हिंट लिख लें। एपिडेमिक वबाई अमराज को कहते हैं। वबा, जिस तरह से कोई वबा फूट पड़ती है, अब कुछ अर्सा पहले ये, बल्कि आजकल ये निमोनिया की वबा फैली हुई है। बहुत ज़्यादा लोगों को निमोनिया हो रहा है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इसको लोग सीरियस नहीं ले रहे सर्दी, क्यों हम मेंटली तौर पे प्रिपेयर नहीं हो रहे कि सर्दियाँ आ गई हैं, लेकिन इससे फेफड़े आपके डैमेज हो रहे हैं। एपिडेमिक हम कहते हैं कि जब किसी एक ख़ास एरिया में कोई एक बीमारी फैल जाए और वो बीमारी हवा के ज़रिए या लोगों के एक दूसरे के साथ कांटेक्ट के ज़रिए, खाने पीने छूने से, ठीक है, साथ रहने से वो बीमारी फैल जाए, उसको हम कहते हैं एपिडेमिक। अच्छा, अब एपिडेमिक किसी एक ख़ास महदूद इलाके में होती है, लेकिन वही बीमारी अगर एक बड़े इलाके में हो जाए, लेकिन किसी एक सिटी में हो जाए, शहर में हो जाए और उससे ज़्यादा लोग मुतासिर हों, एपिडेमिक से थोड़ा सा बढ़ के ज़्यादा लोग मुतासिर हों, तो उसको हम कहेंगे एंडेमिक। EN से एंडेमिक, ठीक है। जैसा कि 2019 में कोरोना फैला, और कहाँ से फैला? चाइना के वुहान सिटी से। अच्छा, वुहान के पहले किसी एक छोटी सी जगह पे जब कोरोना फैला, वो था, उससे कोई 150-200 लोग मुतासिर हुए, तब इस वबा को हमने कहा एपिडेमिक। लेकिन वहाँ से जब ये पूरे सिटी में फैल गई और हज़ारों लाखों लोग, लेकिन एक ही सिटी के लोग मुतासिर हुए, तब इसको हमने कहा एंडेमिक। EN से, ठीक है, ये लिख लें आगे, ये MCQs इसके आएंगे। अच्छा, अब एंडेमिक था एक महदूद इलाके में, अब फिर क्या हुआ? बेशक उससे हज़ारों लाखों लोग डैमेज हो रहे थे, बीमार हो रहे थे, फिर ये कोरोना वुहान सिटी से निकला, पूरे चाइना में फैला, पूरे चाइना से फिर ये दूसरे कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ की तरफ गया और पूरा यूरोप फैला, इटली को इसने डैमेज किया, अमेरिका तक गया, एशिया में आया, पाकिस्तान, इंडिया और वगैरह वगैरह। तो पूरी दुनिया में जब ये फैल गया तो फिर इसको हमने नाम दिया पेंडेमिक, ठीक है। कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन अख्तियार कर गया था। तो ये तीनों में फ़र्क आपको पता होना चाहिए। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस कंसर्न विद द अकरेंस, ट्रांसमिशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज, कि ऐसी शाख जिसमें हम देखते हैं कि कोई बीमारी पैदा हुई है और वो एक से दूसरे लोगों को ट्रांसमिट हुई है, ठीक है, और उसके बाद फिर उस बीमारी का कंट्रोल भी कर लिया। तो ये वो साइंस की शाख है जिसमें बीमारियों के फैलने और उसके कंट्रोल करने का मुताला किया जाता है। तो ये एपिडेमालॉजी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द साइंस डील्स विद द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग, ठीक है जी। याद रख लें, अनाटमी सिर्फ स्ट्रक्चर का मुताला है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको ज़रा गौर कर लेंगे, ये गलतियां हम यहीं पे करते हैं। अगर तो सिर्फ लिखा हो कि स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग, जानदारों के स्ट्रक्चर का मुताला, तो एनाटमी होगा। अगर सिर्फ फॉर्म लिखा होगा, शक्ल सूरत, तो फिर हम लिखेंगे मॉर्फोलॉजी। समझ आ रही बात? डिफरेंस पता चल रहा है? जी, अगर तो सिर्फ स्ट्रक्चर का मुताला हो तो हम कहेंगे एनाटमी। स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग थिंग इज कॉल्ड एनाटमी। जबकि लिखा हो कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ लिविंग थिंग, जिंदा जानदारों की शक्ल सूरत और साख्त का मुताला, इसको हम कहेंगे मॉर्फोलॉजी। 9th की बुक में भी बायो में आपको इसकी बायोलॉजी की जो शाखें हैं, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, वो मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 12 है जी, स्टडी ऑफ काजेज ऑफ डिजीज। याद रख लें, ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रा याद कर लीजिएगा। बीमारियों की वजूहात का मुताला करना, बीमारी क्यों हो रही है, ये भी एक अलग सी एक ब्रांच है।
इसको हम एटियोलॉजी कहते हैं। ठीक है जी। बीमारियों के काज को ढूंढना, वजूहात को का मुताला, सिर्फ वजूहात का, ट्रीटमेंट और बाकी चीज़ें नहीं है, सिर्फ ये देखना कि बीमारी क्यों हो रही है, नज़ला क्यों हो रहा है, नमूनिया क्यों हो रहा है, बीमारी की टाइफाइड क्यों हो रहा है, बुखार क्यों हो रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हार्पर्ड, इसके मेजरमेंट एवेल्यूएशन में कुछ टेस्ट रहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कि हार्पर के कुछ टेस्ट हैं। ये अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन एंड डांस, अगर तो डी लिखा हो तो डांस है, अगर डी ना हो सिर्फ हार्पर हो तो फिर आपने रिक्रिएशन तक इसको फिनिश करना है। अब नीचे एसोसिएशंस वगैरह लिखे हुए हैं और नीचे फिर ऑस्ट्रेलियन है, एशियन है, वगैरह वगैरह। तो इसको याद कर लें। अमेरिकन अलाइंस है, इतिहाद हम कहते हैं, अमेरिकी लोगों का कुछ जो स्पेशलिस्ट लोग हैं उन्होंने इतिहाद करके फिजिकल एजुकेशन, रिक्रिएशन और डांस के हवाले से कुछ चंद लोग मिले, उन्होंने कुछ टेस्ट वगैरह बनाए। ठीक है। फिजिकल फिटनेस के हवाले से इनके काफ़ी सारे टेस्ट हैं, आपक टेस्ट। तो वो टेस्ट मेजरमेंट एवेल्यूएशन में उनको हम डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल सिर्फ उसका एब्रीविएशन दिया हुआ है। ओके जी, उसके बाद है जी आसिम, ACSM। इसको है तो एब्रीविएशन, कुछ भी आप आसिम के नाम से, फिर कासिम भी होगा नीचे। ठीक है, तो इस तरह से ये याद रह जाते हैं। ACSM, अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। ठीक है जी। हमारे यहाँ तो सिर्फ एक एजुकेशनल कॉलेज है, वहाँ पे रिसर्च कॉलेजेस हैं, मेडिसिन के हर एक चीज़ के अलग अलग कॉलेजेस हैं, स्कूल हैं। तो इसको आपने याद कर लेना जी। दोनों क्वेश्चन एब्रीविएशन वाले अमेरिकन के हैं। अच्छा, अब ये अमेरिकन कॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन कब बना? ये 1954 को बना। फिर है जी फिम्स। फिम्स वाला वो क्वेश्चन है जो 2021 का हमारा पीपीएससी का पेपर आया था, जो कि कैंसिल हो गया था। ठीक है जी। और ये हमारे एमफिल वाली बुक का एक टॉपिक है, फिम्स। पूरा एक टॉपिक का नाम है फिम्स, कि फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको डी स्पोर्टिव। इनमें से कोई भी, ये पुरानी बुक में तो कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास न्यू बुक में ये ऑप्शन है तो उसको ज़रा आप देख लें कि फेडरेशन इंटरनेशनल मेडिको डी सपोर्टिव, इन चारों में से कोई ऑप्शन ठीक नहीं है, तो ये आप नोट कर लें। समझ आ गई बात? ये बाकी जितने भी मिलते जुलते सारे लिखे हुए हैं, तो इनको आपने नज़रअंदाज कर लें। अब आ गया जी एब्रीविएशन ऑफ कासिम, CASEM, कासिम। इसको पढ़ लें, जैसे भी याद कर लें। पहले वाला अमेरिकन था आसिम, और उसका भाई है कासिम, तो ये कनाडा में रहता है। आसिम A से अमेरिका और कासिम C से कनाडा। ठीक है, इस तरह से आपने इसको याद रखना है। तो चारों ऑप्शन में सिर्फ कैनेडियन एकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, तो ये इसका एब्रीविएशन है। एक इदारा है, उसका नाम है जी कासिम। कैनेडियन अकेडमी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन, यानी कि कासिम जो है, ये कब बना था, या बल्कि किसने बनाया था? जैसे कैनेडी ने बनाया था, और नाम से इधर है कैनेडियन, और उसके नाम में भी है JC कैनेडी, और ये 1970 में उसने बनाया था। अब एक और एब्रीविएशन है, याद रख लें। ये 4-5 एब्रीविएशन को तो इतना अच्छा खासा रट्टा लगा लें, क्योंकि इनमें से कोई एक MCQs तो 100% चांसेस हैं कि आएगा, हर दफ़ा ही आता है। AMSSM, ये क्या चीज़ है? अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी फॉर स्पोर्ट्स मेडिसिन। अमेरिकन मेडिकल सोसाइटी, बड़ा इजी सा है। तो अभी तक सारे हम जितने भी पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसमें अमेरिकन का नाम आएगा, बाकी एशियन, ऑस्ट्रेलियन या जितनी भी लिखी हुई हैं उनकी तरफ आपने उनको वैसे ही आपने माइनस कर देना है, छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, अमेरिकन जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन फर्स्ट पब्लिश्ड इन। ये डेट्स वाले जो क्वेश्चन है, इनको आपने रटा लगा के याद करना है, जैसे कैसे भी। बार बार इनका तरीका यही है कि इनको बार बार आप रिकॉल करें। ठीक है, कि 1974 में ये बना था। देर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इंजरीज, याद रख लें। इंजरीज को अगर दौरानिए के लिहाज से हम डिवाइड करें तब भी दो हैं, एक है जी एक्यूट, और एक है क्रॉनिक। ठीक है, कि एक बहुत अरसे से चल रही है आपको करीब इंजरी, और एक है अचानक से आपको हो जाती है एक्यूट करीब।
अगर इसको हम देखें दूसरे लिहाज से, सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज और हार्ड टिश्यू इंजरीज, या तो वो हड्डियों की और जॉइंट्स की, हड्डियों की इंजरी होगी, यानी कि बोन्स वगैरह, ये हार्ड टिश्यूज हैं, या फिर आपके लिगामेंट, टेंडन और मसल, इनको हम सबको सॉफ्ट टिश्यूज में डिवाइड करते हैं। तो इस लिहाज से भी इनकी दो टाइप्स बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है जी, इंजरीज आर यूजुअली द रिजल्ट ऑफ सिंगल ट्रॉमेटिक इवेंट। ट्रामा हम कहते हैं जी, एक चोट को भी कहते हैं, सदमा भी होता है, ठीक है ना। अगर तो फर्स्ट एड और इंजरीज में कहीं ना कहीं इसकी स्टेटमेंट पूरी अगर हम पढ़ेंगे, कहीं पे इसका मतलब सदमा लिया गया होगा और कहीं पे चोट ली गई होगी, ठीक है। कहते हैं जी कि अचानक से आपको कुछ चोट लगती है ना तो उस अचानक चोट लगने से बाज़ इंजरीज हो जाती हैं, ठीक है जी। अचानक एक्सीडेंट हो गया, हादसा हो गया, उससे भी आपको इंजरी हो सकती है। रिस्ट फ्रैक्चर, एंकल स्प्रेन एंड शोल्डर डिसलोकेशन ऑफ एग्जांपल ऑफ एक्यूट इंजरीज। अच्छा जी, रिस्ट फ्रैक्चर क्या है? अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हमें कोई किसी जगह से फिसलते हैं, गिरते हैं फर्श पे, तो हमारा पूरा, सबसे पहले क्या करते हैं बॉडी को गिरने से बचाने के लिए? अपने हाथ कलाई ज़मीन पे आश्रय के लिए हम रखते हैं, और अचानक झटका सा लगता है, पूरी बॉडी का वेट होता है, तो कलाई की जो बोन है ना, रेडियस खास तौर पे, ठीक है, इसका सिरा आपके रिस्ट जॉइंट से ये फ्रैक्चर हो सकता है, ठीक हो गया। छोटे बच्चों में आमतौर पे ये ऐसा होता है। एंकल स्प्रेन, अगर हमें कोई मोच आ गई है, स्प्रेन याद रख लें, हम कहते हैं जी कि लिगामेंट्स, सॉफ्ट इंजरी, सॉफ्ट टिश्यूज दो कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड करते हैं। एक है जी लिगामेंट्स और दूसरे हैं मसल। मसल के साथ साथ टेंडन, क्योंकि टेंडन जो है वो मसल के साथ अटैच है, मसल को हड्डी से जोड़ते हैं, और लिगामेंट जो है एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ते हैं। तो लिहाजा जहाँ कहीं पे ज्वाइंट होगा, जोड़ होगा, वहाँ पे इसका मतलब है कि ये लिगामेंट से जुड़ा हुआ। अगर तो लिगामेंट्स के कुछ रेशे टूट गए हैं, अक्सर हम हड्डी बड़ा, अगर बीफ वगैरह या मटन वगैरह लेते हैं, तो जो ज्वाइंट वाली जगह अगर हमारे पास हड्डी आ गई है, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि बारीक किस्म के रेशे होते हैं, जो बहुत ही लचकीले होते हैं, लचकदार होते हैं, बाज़ बार दांतों में फंस जाते हैं, और बड़े वो टेस्टी भी होते हैं कि उसको हम हड्डी से उखाड़ के खा रहे होते हैं, बड़ा मज़ा आता है, ठीक है जी। वो होते हैं लिगामेंट्स। और दूसरे होते हैं टेंडन, इंतहाई सफ़ेद दूध के कलर के होते हैं, मसल को हड्डियों के साथ मजबूती से बांध के रखा होता है इन्होंने, ठीक है जी। और ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और नॉन इलास्टिक हैं, गैर लचकदार होते हैं। और ये टेंडन हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से महसूस किए जा सकते हैं, रिस्ट से, गर्दन से, एल्बो से, ठीक है, हमारे अंडर आर्म से। और जो हमारा टखना है, सबसे बड़ी मोटी टेंडन है एचिली टेंडन, ठीक है जी। और वो आपके पिंडली के पिछले, जो आपकी हील बोन है, इससे बिल्कुल ऊपर, पिंडली से नीचे और हील बोन के ऊपर जो आपको थोड़ी सी निस्तन सख्त किस्म का मसल नज़र आता है, वो है जी आपकी बॉडी की सबसे मोटी और बड़ी टेंडन, जिसका नाम है एचिली टेंडन। और ये इसके बारे में है कि जी आप ये जानवरों को भी अक्सर इसी टेंडन के ज़रिए ही लटकाया जाता है, जब उनको ज़िबा किया जाता है, उनके बॉडी पार्ट्स को, पूरी बॉडी को इस टेंडन के आसरे के ऊपर उन्होंने लगाया होता है, इतनी मजबूत होती है। अच्छा, अब लिगामेंट्स के कुछ रेशे टूट जाएँ तो इसको हम कहते हैं स्प्रेन, यानी कि उर्दू में मोच कहेंगे। लेकिन अगर टेंडन और मसल के, जो हमारे स्केलेटल मसल है, इसके कुछ रेशे टूट जाते हैं, इंजर्ड हो जाते हैं, तो इसको हम कहेंगे, ये भी मोच होगी, लेकिन इंग्लिश में इसको हम कहेंगे स्ट्रेन, ठीक है जी। तो और डिसलोकेशन क्यों होता है कि जो कंधे का जोड़ है, वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, लेकिन वो बॉल थोड़ा सा निस्बतन पीछे है, मूवमेंट इसकी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो इसके बरक्स जो हमारा कोल्हे का जोड़ है, वो भी बॉल एंड सॉकेट है, उसमें लिमिटेड मूवमेंट है, कंधे की जोड़, कंधा का जोड़ पूरा 360 डिग्री पे भी आप रिवॉल्व कर सकते हैं, घुमा सकते हैं, जैसे बॉलर बॉल करते हुए अपने बाजू को घुमाता है,
तो हर तरफ ये मूव कर सकता है। लेकिन जो आपकी लेग्स हैं, ये एक ख़ास लिमिट पे आके पोले के जोड़ के ऊपर अगर लेग को पीछे की जानब लेके जाएँ तो ये इसकी लिमिटेशन हो जाती है और ये उतनी मूवमेंट नहीं कर पाता। लेकिन ये मज़बूत ज़्यादा होता है, पायदार बहुत ज़्यादा होता है। तो इसके भी अगर कोई लिगामेंट्स टूट जाते हैं तो कंधे की इंजरी हो जाती है। ठीक है, तो ये एक्यूट इंजरीज की एग्जांपल है। ओके जी, अब एक और इंजरी की किस्म है, अगर बहुत ज़्यादा आप काम करेंगे, अपने मसल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आपको चोट लग सकती है, आपके टेंडन, बोन्स, जॉइंट्स, रेशे वगैरह टूट सकते हैं। और एक वर्ड इस्तेमाल होगा, रिपीटेटिव इंजरीज आर द रिजल्ट ऑफ रिपीटेटिव माइक्रो ट्रॉमा। कि बाज़ औक़ात छोटी सी इंजरी हो गई है लेकिन आपने काम जारी रखे हुए हैं, खेल रहे हैं, तो थोड़ी सी आपको तकलीफ हुई है, इंजरी हुई है, उसके बावजूद आप खेल रहे हैं, तो फिर क्या होगा, उससे ओवर यूज इंजरीज हो जाएगी। एक चीज़ का आपने ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया अपने मसल्स का, जॉइंट्स का। अब आ जाता है जी टेनिस एल्बो, स्विमर्स शोल्डर एंड शिन स्प्लिंट। सबसे पहले हम देखते हैं जी कि ये इनको गौर से सुनते जाएं, बेशक साथ साथ लिखते भी जाएं। टेनिस एल्बो क्या है? टेनिस के खिलाड़ी, बैडमिंटन के खिलाड़ी, क्योंकि वहाँ पे एल्बो के साथ रैकेट भी थोड़ा सा हैवी होता है और ज़ोरदार शॉट मारते हैं बॉल को, तो उनकी जो अनाटमिकल पोजीशन अगर आप देखें तो जो अंगूठा है हमारा बाहर की जानिब होता है, हथेली सामने की जानिब होता है। अंगूठे को हम कहते हैं जी कि लेटरल साइड पे है और छोटी उंगली हमारी मीडियल साइड, बॉडी वाली साइड पे होती है, इसको हम कहते हैं मीडियल साइड। इसी तरह जो हमारी रेडियस है वो लेटरल साइड पे है और जो अल्ना है वो मीडियल साइड पे होगी। ठीक है, अंगूठे की सीध में जो हमारी लंबी हड्डी है इसको हम कहते हैं रेडियस, और छोटी उंगली की सीध में जो लंबी हड्डी है उसको हम कहते हैं अल्ना। तो जी, तो टेनिस एल्बो की बात हो रही थी कि इस एल्बो के जॉइंट के ऊपर लेटरल साइड पे एक इंजरी हो जाती है, इसको हम कहते हैं टेनिस एल्बो। इसके साथ साथ एक होगा गोल्फर एल्बो। गोल्फर एल्बो में भी अ, होती तो एल्बो के ऊपर जॉइंट है, एल्बो जोड़ के ऊपर जो है वो इंजरी होती है, लिगामेंट्स टूटते हैं। लेकिन वो क्या होता है कि वो मीडियल साइड पे आपकी इंजरी हो जाती है। ठीक है, दोनों में सिर्फ फर्क यही है। अच्छा, फिर स्विमिंग करने के लिए शोल्डर जॉइंट का बार बार इस्तेमाल किया जाता है, ओवर यूज। ठीक है, और वहाँ से भी कंधे के कुछ जोड़, लिगामेंट्स जो है कंधे के जोड़ को मजबूत करने वाले, वो इंजर्ड हो जाते हैं। फिर आ जाता है जी जितने भी रनर हैं, खास तौर पे स्प्रिंट रनर जितने भी हैं खिलाड़ी या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं, उनकी जो शिन स्प्लिंट हम कहते हैं कि जो हमारी पिंडली की दो हड्डियां हैं, एक का नाम है क्या, जल्दी से बताएं जी, टिबिया, और दूसरी का नाम है, सो गए हैं बच्चे, फिब्यूला। गुड जी, फिब्यूला, टिबिया एंड फिब्यूला दो हड्डियां हैं आपस में, और इनके दरमियान में बारीक सा एक पर्दा है, लिगामेंट्स एक खास एक इनकी ना डेंस लेयर है, इन दोनों हड्डियों को भी दरमियान में लंबाई के रुख लिगामेंट्स में जुड़ा हुआ है। अगर वहाँ पे ये लिगामेंट्स के रेशे टूट जाते हैं और दोनों हड्डियों में हल्की सी जुदाई हो जाती है, अलैदगी हो जाती है, दोनों हड्डियाँ एक दूसरे से हल्की सी स्प्लिंट हो जाती है, इसको हम कहते हैं शिन स्प्लिंट। तो ये कहते हैं जी कि ये ओवर यूज है, क्योंकि ओवर देखें कि बार बार अगर इनके गेम्स के ऊपर अगर आप देखें कि टेनिस का खिलाड़ी है, बार बार वो टेनिस की इतनी कई घंटे तक प्रैक्टिस करता है, तो फिर वो ओवर यूज हो जाता है। स्विमर है तो वो कई कई घंटे स्विमिंग करते हैं। ठीक है, इसी तरह शिन स्प्लिंट इसमें हो जाती है, रनर है उनमें हो जाती है, तो वो ओवर यूज इंजरीज के कैटेगरी में आएंगी। अब आ जाता है जी मैक्रो ट्रामा, बहुत बड़ी चोट कोई है। ये क्या चीज़ है? इज एन इंजरी
फ्रॉम अ सिंगल एक्यूट फोर्स दैट काज, एक ही दफ़ा बहुत ज़्यादा आपने फोर्स लगाई, किसी भी आपके बॉडी पार्ट के ऊपर फोर्स लगी बहुत ज़्यादा, उससे आपके टिश्यूज ज़्यादा डैमेज हो गई। दैट काज इमीडिएट टिश्यू डैमेज सच एज फ्रैक्चर, यानी कि वो टिश्यू सॉफ्ट भी हो सकती है और हार्ड भी हो सकती है। सॉफ्ट टिश्यू कंट्यूशन, मसल टेयर और स्प्रेन। अच्छा, यहाँ पे ना थोड़ा थोड़ा सा एक फ़र्क है। अक्सर आपने देखा होगा कि जैसे ही हम गिरते हैं, कोई खिलाड़ी गिरता है ग्राउंड के ऊपर, और उसकी बज़ाहिर एक तो ऊपर स्किन छिल जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रूसिंग। ठीक है, अगर सिर्फ छिल जाना, जैसे कि डाइव लगाते हुए या सड़क के ऊपर ऐसे ही कोई बंदा गिरा और वो रगड़ खाता हुआ आगे गया, जैसे बाइक से गिरते हैं या चलती हुई गाड़ी से गिरते हैं, तो वो स्किन छिल जाती है, या स्किन से निचले जो करीब तरीन सुपरफिशियल मसल्स हैं वो छिल जाते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रूसिंग। ठीक है। अच्छा, नीचे से वो लाल और नीली स्किन हो जाती है। अगर ये शदीद किस्म की चोट है, यानी कि वो जो ऊपर से बारीक हल्की सी रगड़ है लेकिन अंदर काफ़ी गहरी काले और नील पड़ गए हैं, जो अंदर मसल हैं वो ब्लैक हो गए हैं, और वहाँ पे नील पड़ गए हैं, अंदर जो कैपरीज वगैरह डैमेज हो गई हैं, वहाँ से ब्लीडिंग वहाँ पे जमा हो गई है अंडर द स्किन और मसल्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्यूशन। थोड़ी थोड़ी आप हिंट देते जाएं तो ये अल्फाज बाद में भी रिपीट होंगे तो आपको, ठीक है। और मसल टेयर को आपको पता है कि सट्रेन कहते हैं, मसल टेयर सट्रेन, और फिर आगे लिखा हुआ स्प्रेन, लिगामेंट्स की इंजरी। फ्रैक्चर हड्डी को, हड्डी की कंटिन्यूटी में ब्रेकेज अगर आ जाता है, तो हड्डी के तसलसल में अगर रुकावट या ब्रेकेज आ जाए तो इसको हम कहते हैं फ्रैक्चर हो गया। यस, तो ये जो है बड़ी इंजरीज है, इसको हम कहते हैं मैक्रो ट्रॉमा। अब एक और वर्ड इस्तेमाल होता है टॉट। टॉट क्या चीज़ है? टॉट इज अ डैमेज, इंजरी और wrongful act done willfully, negligently or circumstances involving strict liability। वो कहते हैं कि अगर आप किसी सख्त किस्म के ट्रेनिंग वाले माहौल में हैं और वहाँ से आपको कोई इंजरी हो जाती है, या आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं, यानी कि नेग्लिजेंटली आपको कोई इंजरी हो जाती है, या विलफुली जानबूझते ही, जानबूझ के आपको पता भी है कि मुझे इंजरी हो सकती है और वो काम आप करते हैं और उससे आपको डैमेज या इंजरी हो जाती है, तो वो इंजरी नहीं होगी, उसको हम नाम देंगे उस इंजरी को टॉर्ट। समझ आ गई बात? कि आपने थोड़ा सा केयरलेस, केयरलेस को क्या कहेंगे उर्दू में? लापरवाही, लापरवाही की बेहतर, हाँ जी, जानबूझ के आपको पता है कि ये मैं काम करूँगा तो हो सकता है इंजरी हो जाए मुझे, तो वो एक्ट करेंगे, या एहतियाती तदाबीर को निगलेक्ट कर देंगे, या जो भी आपके ट्रेनिंग वाले माहौल में आपको पता है कि वहाँ पे साजो सामान पड़ा हुआ है, उन चीज़ों को की आप एहतियात नहीं करेंगे, तो वहाँ से आपको रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे गेम को, तो फिर जो आपको इंजरी होगी उस इंजरी को स्पोर्ट्स इंजरीज नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आपकी गलती कोताही से हुए, उसको हम नाम देंगे टॉर्ट का। ओके जी, उसके बाद है जी क्रैकिंग और ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट। हार्ड टिश्यू ऑब्जेक्ट की बजाय यहाँ पे होना चाहिए था, क्योंकि ऑब्जेक्ट बेजान को भी हम कह सकते हैं, पेंसिल टूट जाती है हार्ड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसी तरह लकड़ी टूट जाती है हार्ड ऑब्जेक्ट है, तो हार्ड टिश्यूज कहना चाहिए था क्योंकि इसका ताल्लुक हमारे बॉडी से है, हड्डियों से है, तो यहाँ पे इसको ज़रा करेक्ट कर लें, हार्ड टिश्यूज, तो इसको हम कहते हैं कि फ्रैक्चर। सडन बस्टिंग ऑफ सॉफ्ट मटेरियल ऑब्जेक्ट, अचानक आप बस्ट कहते हैं फटने को, और रैप्चर भी कहते हैं फटने को। किसके फटने को? जो हमारे सॉफ्ट टिश्यू मसल हैं, स्किन हो गई, स्केलेटल मसल हो गए, इनके रेशे अचानक फट जाते हैं, इसको हम कहते हैं जी के रैप्चर। हार्ड टिश्यू का ब्रेक होना फ्रैक्चर, और सॉफ्ट टिश्यूज का ब्रेक होना रैप्चर।
अब फ्रैक्चर इज एन इंजरी। फ्रैक्चर किस चीज़ की इंजरी है जी? जल्दी जल्दी आप लोग भी बोलते जाएं। डेफिनेटली बोन की इंजरी है। स्प्रेन किस चीज़ की इंजरी है? लिगामेंट की है। स्ट्रेन किस चीज़ की इंजरी है? मसल है। और अगर मसल मसल ना हो तो टेंडन। याद रख लें, स्ट्रेन में टी है तो ये टेंडन की भी इंजरी है और मसल की भी इंजरी है। ठीक है, और मसल और टेंडन दोनों इकट्ठे हैं तो इन दोनों की इंजरी को हम स्ट्रेन कहेंगे। और जो स्प्रेन है वो सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट की इंजरी है। उर्दू में दोनों को हम कहेंगे मोच। अ साइट वेयर टू और मोर बोन्स, जहाँ दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं उसको क्या कहेंगे हम? दो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ज्वाइंट भी, और ज्वाइंट हड्डियों के जुड़ने को आर्टिकुलेट भी कहते हैं, आर्टिकुलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो दोनों ए और बी ऑप्शन होंगे। अच्छा, जितनी भी लॉन्ग बोन्स हैं उनकी हड्डियों के सिरों के ऊपर जो एक कुरकुरी हड्डी होती है, जो सॉफ्ट लचकदार थोड़ी सी होती है, नरम हड्डी होती है, कुरकुरी होती है, और उसको हम कहते हैं कार्टिलेज। लेकिन वो कार्टिलेज मखसूस किस्म की है। लंबी हड्डियों के सिरों वाली कार्टिलेज जो है उसका नाम है हाइलिन। और जो फिब्रोकॉर्टिलेज है वो क्या चीज़ है? कॉर्टिलेज की तीन टाइप्स हमने पढ़ी थी, शायद आप लोग थे, या बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि बार बार पढ़ाया हुआ है, तो जॉइंट्स में भी हम इसको पढ़ेंगे। कॉर्टिलेज की तीन टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फिब्रोकॉर्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। फिब्रोकॉर्टिलेज जो हमारे वर्टिब्रा कॉलम है, ठीक है जी, इनके दरमियान में जो डिस्क्स हैं वो फ्लेक्सिबल भी हैं, और वो कार्टिलेज की एक किस्म है, उसको हम कहते हैं फिब्रोकार्टिलेज। और हमारी नोज़ का जो सामने का एक फ्लेक्सिबल, ठीक है, जब हमें नज़ला ज़ुकाम हो और जनाब हम नाक को बार बार साफ करते हैं तो ये सॉफ्ट हड्डी है सामने से, नथने जिसको हम कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। तो नॉस्ट्रिल्स बोन्स जो हैं हमारी, ये कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। और हम बार बार छोटी छोटी बात पे हम टीचर्स जो हैं ये बच्चों के कान पकड़ लेते हैं, और अगर वो सख्त हड्डी होती तो हम कान मरोड़ने से वो हड्डी टूट भी सकती थी। तो कान को मरोड़ते हैं तो बेचारे सीधे हो जाते हैं वापस। ये इलास्टिक कार्टिलेज है। ठीक हो गया जी? तो ये है जी कार्टिल इलास्टिक कार्टिलेज फाउंड कहाँ पे होती है? एक्सटर्नल एयर में, यानी कि इसको पिन्ना बोलते हैं। जो बैरूनी कान जो हम पकड़ते हैं ना, इसका दूसरा नाम है पिन्ना, PINA, पिन्ना। ठीक है, और एपिग्लोटस जो हमारा ये सांस की नाली और खुराक की नाली को अलग अलग करता है, सेपरेट करता है। लेरिंग्स, इसको हम कहते हैं सांस, विंड पाइप भी कहते हैं, सांस की नाली भी कहते हैं। तो ये सारे इलास्टिक कार्टिलेज से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है जी, मसल्स मेकअप, हम स्केलेटल मसल्स या मसल हमारी बॉडी का 40 से 45% हम बनाते हैं। ठीक है जी, और ब्लड बाई वेट कितना बनाते हैं? 1/12, 12वां हिस्सा। और बोन्स 20%। तो ये आपको पता होना चाहिए। ओके जी, स्मॉल कैविटी और डिप्रेशन एज इन अ बोन। अगर हम हड्डी को देखें तो हड्डी के ऊपर जिन लोगों ने हॉकी बॉल देखा हुआ है, हॉकी बॉल के ऊपर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। ठीक है, उन गड्ढों के ऊपर हमारे टेंडन्स और लिगामेंट्स जुड़ते हैं उस मौके के लिहाज से कि वहाँ पे टेंडन ने जुड़ना है या लिगामेंट ने जुड़ना है। उन गड्ढों को हम कहते हैं फोसा। ये याद करते जाएं, अनाटमी में बड़ा काम आएंगे ये। ठीक है जी, उन गड्ढों को क्या कहेंगे? हड्डी के सिरों के ऊपर बहुत छोटे छोटे होते हैं, जितने ये हॉकी की जो बॉल है ना उसके ऊपर जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं उतने ही। देयर आर 2 बोन इन शोल्डर। शोल्डर में कितनी बोन है जी? जल्दी जल्दी बताते जाएं। कौन कौन सी बोन है शोल्डर बोन? आप लोग हैं या सो गए हैं भाई? अगर आप लोग जाग रहे हैं तो अपने होने का सबूत दें। हेलो, क्या हुआ भाई? कहाँ गए आप लोग?
आवाज़ आ रही है आप लोगों को? हेलो, क्या हो गया? आवाज़ नहीं आ रही किसी की। हेलो।